नमस्कार साथियों, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा पहले, फिर इस वीडियो को शुरू करूंगा। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? बहुत बेसिक प्रश्न है, इसको बताइए। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? चौथा प्रश्न है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है? कुछ और प्रश्न पूछ लेते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक और प्रश्न, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चलिए एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? अगर इसमें से अगर आप जितने हैं 50% भी अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर किसी कारणवश आप 50% क्या भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अभी और स्टडी की ज़रूरत है, और स्टडी में बहुत वैरायटी लाने की ज़रूरत है। और इस सारी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, सिर्फ काम की चीज़ें ही बोलूँगा। बाकी की और बातों के लिए और चीज़ें देखेंगे, लेकिन जब क्लास का टाइम होगा ना तो क्लास के टाइम में सिर्फ क्लास की बातें करूँगा। उस समय मैं मोटिवेशन और बाकी चीज़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो क्लासेस होगी अब से, उसमें हम लोग घोटने पर ध्यान देंगे, यानी ज़्यादातर ध्यान देंगे घोटने पर। क्वालिटी कैसे घोटा जाए उसके ऊपर ध्यान देंगे। कुछ और चीज़ें बताऊंगा तो उसको भी घोटते रहिएगा। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश के से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा उत्तर है, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये बोलते हैं हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता हेरोडोट्स। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक, तो इसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो ये थे कल्हण। आगे भी हम लोग इस चीज़ को रिपीट करेंगे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पंचमार्क कॉइन्स, यानी आहत सिक्के। घर में लोग सिक्के छाप के ले जाते थे और वहाँ पर जाके मुहर लगवा लेते थे उसके ऊपर में, तो वो वैलिड मुद्रा हो जाती थी। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। चलिए इधर का भी कुछ देख लेते हैं। प्राचीन प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये कृति है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये शब्द है इंतु। ठीक है ना, इंतु शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपिग्राफी, यानी अभिलेख शास्त्र। हिंदी में देख लीजिए या इंग्लिश में। दरअसल मुझे एपिग्राफी याद रखती है, लेकिन अभिलेख शास्त्र में भूल जाता हूँ। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अभिलेख शास्त्र, यानी एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये है हाथीगुम्फ अभिलेख। हाथीगुम्फ अभिलेख कहाँ है ये मुझे बताइए, मैं आगे बता दूंगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हाथीगुम्फ अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया है V.A. स्मिथ ने। एकदम नाम एकदम याद रखिए, V.A. स्मिथ ने सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया V.A. स्मिथ ने। चलिए अब आगे हम लोग इतिहास से संबंधित और चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चीज़ों को। चलिए थोड़ा छोटा कर ले, है ना। पहले इसको देख लेते हैं, हिस्ट्री को देख लें। तो हमारा हिस्ट्री में जो है यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन पे। हिस्ट्री को हम लोग देख लें। हिस्ट्री जो है उसको 3 भागों में डिवाइड है।
प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है बता देता हूँ। फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। यानी ऐतिहासिक काल में अब देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिल गए या कुछ और चीज़ें, कोई समाधान मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उससे इसके बारे में लोग अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब इसमें क्या है, आदि ऐतिहासिक युग में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर उसको पढ़ लिया गया तो समझिए पूरी इतिहास जो है वापस से फिर से लिखी जानी पड़ेगी, सब कुछ बदल जाएगा। और देखिए ऐतिहासिक काल में रिटन में तो उपलब्ध है और इसको पढ़ भी लिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐतिहासिक काल। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण, ठीक है, इन सब का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1837 में। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में। भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो ये है संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऐसा माना जाता है कि जो वेद जो है ना वो देवताओं ने रचे हैं, देवताओं की रचना मानी जाती है वेद को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सबसे नीचे वाला को अभी देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। चलिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है। तो यह है व्यवस्त मनु। मनुस्मृति जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। तो यह है गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो ये होता है कल्पसूत्र से, ठीक है ना। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है, तो वो पता चलता है कल्पसूत्र से। चलिए, एकदम इन सबको घोटते ही रहिए, जितना घोटिएगा उतना अच्छा है। ये 20 साल से आए हुए क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। मतलब 20 सालों से बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन बीपीएससी में यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आए हैं, और उसका ये संकलन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा संकलन है। अगर इस किताब के साथ साथ अगर आप करंट को भी कर जाते हैं तो आपका प्री जो है उसकी संभावना निकलने की बहुत ज़्यादा है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। यह आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। यह मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ठीक है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, यानी ऐसे, इस तरह से लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, इस तरह से लिखी जाती है। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश में। नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति गुप्त, यानी नारद जी गुप्त रहते थे, नहीं नारायण नारायण करके गुप्त हो जाते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है। तो यह है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक पुस्तक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसको माना जाता है। ये माना जाता है मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति। देखिए, जात पात के बारे में सबसे ज़्यादा जो है ना चीज़ें लिखी है तो लिखी है मनुस्मृति में, ठीक है। मनुस्मृति की प्रतियाँ जलाई थी बी आर अम्बेडकर ने। तो ये बेसिक है, ये तो आएगा नहीं कि किसने जलाई थी, हाँ, लेकिन मनुस्मृति ने समाज को विभाजित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये योगदान सही है या गलत है, ये तो बात की बात है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। चलिए, बहुत अच्छा उल्लेख है ये तो, बहुत बढ़िया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वल्यायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे
और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्र शास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया जाने लगा। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? यह है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कौन थे? तो ये थे डार्विन। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ये रेहला में है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला। वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो ये अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए अब पहले दाहिने तरफ देख लेते हैं, फिर नीचे का ही भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अब प्रमुख अभिलेख और उसके शासक को देखते हैं। तो हाथीगुम्ब अभिलेख, यह कलिंग नरेश खारवेल का। हाथीगुम्ब अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का। वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है कलिंग। एहोल अभिलेख, यह पुलकेशियन द्वितीय का। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का। नासिक अभिलेख गौतम श्री बालश्री का। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी फेमस है ये। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का, है ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। बौद्ध स्तंभ किसे जानकारी मिलती है? तो ये बौद्ध स्तंभ लेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो ये पुस्तक थी सीयू की। वेन-सांग की पुस्तक थी सीयू की, जिसमें उसका यात्रा वृत्तांत है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो ये की है अल-बरूनी ने। किताबुल हिंद की रचना की है अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसने भी काफ़ी कुछ लिखा है भारत के इतिहास के बारे में, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो यह पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है शुंग काल की। महाभाष्य से शुंग काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि जो है ना, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही थे, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में तो लिखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। फाहियान, ये 399 से 414 ईस्वी में आया। रचनाएं इसकी है भारत का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देवनिर्मित बताया है। ठीक है। वेन-सांग, ये 629 से 645 ईस्वी में आया। इसने सीयू की यानी पाश्चात्य संसार के लेख को लिखा है। वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अब बात करते हैं इत्सिंग की। ठीक है, ये 673 से 675 ईस्वी तक था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचना है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। चलिए इसको आप रोक के दोबारा भी पढ़ लीजिएगा। बुक है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में से प्राप्त होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बीपीएससी ने रगड़ रगड़ के पूछा है, बार बार पूछा है। यूपी पीसीएस ने बार बार पूछा है। एमपी पीसीएस ने बार बार पूछा है। ठीक है ना, तो इसको देख के ही एग्ज़ाम में जाना समझदारी है। अब बात करते हैं पाषाण काल की। ठीक है ना, पाषाण काल उम्मीद है अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, तो पाषाण काल 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हो गया 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल हो गया 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल हो गया 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब देखिए पूरा पाषाण काल में क्या है, तो 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व जो है ये पूरा पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल हो गया 50000 ईसा पूर्व से लेके 40000 ईसा पूर्व।
और 40,000 ईसा पूर्व से लेके 9,000 ईसा पूर्व जो है वो उच्च पुरापाषाण काल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पुरापाषाण काल। प्राचीन काल के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पत्थर का प्रयोग करते थे? तो ये पत्थर का प्रयोग करते थे। किस पदार्थ का उपयोग करते थे? ये पत्थर से ही बनाते थे, तभी तो इसको पाषाण काल बोलते हैं। अगर पत्थर का यूज़ नहीं करते तो पाषाण काल क्यों बोलते? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो यह पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस क्या था? ये मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। भारत में मानव से के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं हथनौरा नर्मदा घाटी से। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सांस्कृतिक अवशेष, पुरास्थल मेहरगढ़। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा यानी कि काली चूड़ी जहाँ से मिले वो हो गई कालीबंगा, ठीक है ना, राजस्थान साइड में पड़ता है ये। जूते हुए खेत, टूटी हुई चूड़ियाँ काले रंग की, सब वहीं से मिली है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में की गई है, ठीक है ना, मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में की गई है वृहद पाषाण स्मारकों। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये किया तांबा का। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता ही था। सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ कौन सा था? तो ये था जौ। प्रथम अनाज था जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज के नाम से। चलिए कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले को देखते हैं कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था, है ना। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसकी। इनाम गांव है ना, इनाम गांव है महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो इनाम गांव से मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं दायमाबाद की। दायमाबाद कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। इसमें कलश, समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल यही है। इसके बाद बात करते हैं नवदा टोली महाराष्ट्र की। इसका उत्खनन HD सांकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। इसका उत्खनन HD सांकालिया ने किया और चित्रित काले मृदभांड का यहाँ पर प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं नेवासा महाराष्ट्र की। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती, अब ताम्रवती की बात करते हैं तो राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक के, ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना 0 के बराबर है। फिर भी कुछ और अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर फिर क्लास लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे।
लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है एक्स्ट्रा की, तो अगला टॉपिक कर लेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण संबंधित है, ये है निम्न पुरापाषाण काल से। आगे देखते हैं, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? यह है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक संबंधित है, ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? ये जुड़ी है पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भाई घर के नीचे ही दफना देते थे ताम्रपाषाणी काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य स्थल कौन से हैं? तो ये महदहा और सरायनाहर राय। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? ये है महदहा और सरायनाहर राय। ठीक है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? यह हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? ये प्रयुक्त हुए मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? ये सीखा था नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? ये मिलता है शिवालिक पहाड़ी में। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अब एक सबसे लास्ट वाला को देख लेते हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एस.डी. सांकालिया ने किया। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सरायनाहर राय से। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? ये हुआ था हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदोड़ो, सुतका गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, ये सारे पाकिस्तान में चले गए। मोहनजोदड़ो, चन्हुदोड़ो, सुतका गेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, ये सब कहाँ चले गए? तो पाकिस्तान में चले गए। अब देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल और राज्य देखते हैं। जैसे बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है। इसमें कहाँ क्या मिला, क्या है इसमें? ठीक है ना, इसमें मिला है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। कहाँ है बुर्जहोम? कश्मीर में है। अब बात करते हैं गुफ कड़ाल, कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी हड्डी से सुई बना के उससे कपड़े सिल लेते थे गुफ कराल कश्मीर के लोग। ठंड वहाँ पे थी, जाहिर सी बात है, ये तो होगा ही। अब बात करते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान की। तो गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं महदहा। महदहा की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश में। महदहा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश की। तो धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अब बात करते हैं संगनकल्लू की, है ना। संगनकल्लू की बात करते हैं। संगनकल्लू है कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित है ना। संगनकल्लू कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अब बात करते हैं पीकली हिल की। पीकली हिल कहाँ है? कर्नाटक में है। राख के ढेर
व निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ, कहाँ से, तो पिकली हल से। अब बात करते हैं चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मधुमक्खियों के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के पूर्ण पाषाण व हस्तनिर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं साड़ू तरु। ठीक है ना, साड़ू तरु कहाँ है, तो असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं चिरांद। ये तो बहुत हम लोग को घोट के ही रखना है। तो चिरांद में क्या मिला है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित हैं। अब बात करते हैं दाओजली की। ये कहाँ है, तो असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, दाओजली से। तो चलिए, ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। इस टॉपिक से संबंधित कुछ और प्रश्न आएंगे तो मैं साथ में और भी करा दूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा इस टॉपिक से। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।